ड्रामा के स्टार्ट में हम क्वीन इंच को देखते हैं जो भागते-भागते एक पीक को पकड़ रही थी। वहाँ पर अपनी एक दोस्त को देती है कि तुम ये ले लो। सब कहते हैं ये तो बहुत ही पावरफुल लेडी है क्यों? नियांज कहती हाँ वो तो मैं हूँ ही पावरफुल, आखिर मेरे से ज़्यादा हैवी है ही कौन वहाँ पर। तभी कुछ सैनिक कहते हैं कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में अकेले हो तो यहाँ पर एक प्रिज़नर है। ये जनरल शान है, जिन्हें मैजेस्टी ने अपने महल से निकाल दिया है क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है। इसी वजह से अब बहुत दिनों से ये पिंजरे में कैद है, चाहो तो तुम इन्हें अपने साथ ले जा सकती हो। वो सोच में पड़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो क्यूनियान होती है, उसका हस्बैंड भी सैनिक होता है और जब युद्ध लड़ा जा रहा था ना, तो जानबूझकर वो ज़मीन पर लेट गया कि थोड़ा बहुत ब्लड अपने ऊपर लगा लूँगा और पहले से ज़िंदा होकर जाऊँगा। अकेला तो मुझे प्रेज़ भी किया जाएगा और क्या पता कोई पोज़ीशन भी दे दी जाए। ना वहाँ पर लेटा रहता है और अकेले जनरल शायन उन सब से युद्ध लड़ा करते हैं। जो क्यूनियान होती है ना, उसके पास संदेशा आता है कि जो उसका हस्बैंड मिन झाएंगे उसकी डेथ हो चुकी है और जनरल शाओयान ने उसे कंपनसेशन के रूप में कुछ पैसे दिए हैं। अब वो बिल्कुल अकेले हो जाती है क्योंकि झांग फैमिली ने उसे अपने घर से भी निकाल दिया था। कहती है तो तुम हो जनरल शाओलन, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सब कहते हैं अरे ले लो, तुम्हारे घर में 3-3 बेटियां हैं, एक आदमी आ जाएगा तो कोई जिम्मेदारी कोई ले लेगा। कहती लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास खाने भर के तो पैसे हैं नहीं। वापस जाने लगती है, कहती है अब घर को भेज दूँ क्या इसको लेने के लिए? मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। उसके पास जनरल शाओलिन के पैसे ही दिए हुए थे। तभी बर्फ़बारी होने लगती है, कहती है लगता है ऊपर वाले का भी यही आदेश है कि मुझे इसे खरीद लेना चाहिए। वहाँ पर वो कुछ पैसे होते हैं जिससे खरीद लेती है शाओयान। गले में एक लॉकेट पहनी होती है, कुछ पैसे कम पड़ रहे होते हैं तो वो दे देती है। सैनिक कहते ले जाओ लेकिन याद रखो ये चल फिर नहीं सकता है। कहती कोई बात नहीं, अब लेकर तो जा ही रहे हो। पेपर ले लेती है, कहती चलो तैयार हो जाओ, मुझे एक बच्चा पैदा करना है। वो बस इसी बहाने से लेकर आई थी लोगों के बीच में अफवाह उड़ाने के कि उसे बच्चा पैदा करना। तभी आंट आ जाती है कि क्यूनियन जी किसको खरीद लाई। कहती हस्बैंड आया है मेरा। उसकी 3 बेटियां होती हैं, डाया, एरिया और सनिया। कहती देखो देखो मैं तुम्हारे लिए न्यू फादर लेकर आई हूँ। लेकिन एरिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि घर पे खाने को नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि मुझे नए कपड़े चाहिए और आप बेकार से आदमी को यहाँ खरीद कर लेकर आ गई। इसी तरह कोई नियन जिसको उठाकर लेकर आती है, कहती है चलो फादर को अपने ग्रीट करो। कहती मुझे कोई ग्रीट नहीं करना है। तब वहां पर वो बताती है कि देखो आज के बाद से कि कोई भी अपने फादर से अजीब तरीके से बात नहीं करेगा। मैंने कुछ पैसे खर्च किए हैं लेकिन बहुत ही जल्दी इसका बेनिफिट भी तुम्हें मिलेगा। तीनों नीचे बैठकर ग्रीट करते हैं। छोटी वाली जो होती है ना सनिया, वो जाती है, कहती है कि पता है अगर मेरे फादर जिंदा होते हैं ना तो अभी हम लोग ना बहुत अच्छे घर में होते। बट कोई बात नहीं, मैं आपको भी ना फादर बुलाऊंगी। कहती हाँ एकदम सही कहा तुमने बेटा। डाया से भी कहती है तुम जाओ खाना बनाओ जा करता है कि जल्द से जल्द तुम्हारे फादर को खिलाया जा सके। तो कहता है कि तुम चाहती क्या हो? कहती ओह! तो मैंने सच में पैसे वेस्ट नहीं किए। मुझे लगा कि तुम्हारे पैर नहीं काम करते, तुम गूंगे भी हो, लेकिन थैंक गॉड तुम गूंगे नहीं हो। तुम यहाँ पर कैसे आ गए और मैजेस्टी ने तुम्हें महल से क्यों निकाल दिया? अच्छा चलो नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन डाया, एरिया और सनिया की तरफ अगर गंदी नज़र से देखा ना तो मैं तुम्हारी आँखें निकाल लूँगी। याद रखो कि मैं तुम्हारी सेवियर हूँ। अब से जो मैं कहूँगी वही करना पड़ेगा। इस घर में सब लोग बराबर रहते हैं और तुम भी बराबर रहोगे। अगर एक कदम भी इधर-उधर किया तो यहाँ से निकाल कर फेंक दूँगी। तभी वहाँ पर एरिया आ जाती है, कहती पानी का इंतज़ाम हो गया है, आप फादर को नहला दीजिए। कहती चलो नहाओ चलकर। मन में सोचते हैं जनरल शायन कि ये लड़की करना क्या चाहती है? मुझे उठा क्यों रही है? कहती शर्मा क्यों रहे हो? चलो कपड़े उतारो। कपड़े उतार कर पानी में बैठा देती है। कहती देखो तो कितने घाव के निशान हैं। आखिर एक योद्धा हो, इतने निशान तो होने ही चाहिए। चलो मैं तुम्हारी बॉडी को रगड़ देती हूँ। वो बॉडी को रगड़ रही होती है और उसने क्योंकि पिग बहुत ज़्यादा पाल रखी होती है ना, तो वहाँ पर बदबू भी आ रही होती है। आज उसने सूप बनाया हुआ होता है। सबसे पहले वो डॉग को देती है, लेकिन अभी तक एरिया का मुँह लटका हुआ था कि फादर को ले आई, लेकिन मदर मेरे कपड़ों का क्या हुआ? आपने कहा था कि न्यू ईयर पर आप मुझे कपड़े लेकर देंगी। कहती बहुत जल्द लाकर दूँगी, तुम चिंता मत करो। वहाँ पर वो लोग ऐसा खाना खा रहे थे जिसे देखकर जनरल शाहयान थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं कि बताओ ये इस तरह का खाना खा रहे हैं। लेकिन एरिया अभी भी गुस्सा कर रही थी कि बेकार से आदमी को लाकर आपने मुझे निराश किया है। तब यहाँ पर डाया कहती है ठीक है मदर आप चिंता मत करो, मैं बुला लूँगी जाकर। आप बस अपना ध्यान रखो। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर क्यूनियंस को चक्कर आ जाता है, वो नीचे बेहोश होकर गिरने लगती है। तो सनिया कुत्ते से चिल्लाती है कि देखो एरिया, एरिया देखो मदर को क्या हुआ?
कहती क्या हुआ मदर मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे ज़्यादा ही डिमांड कर दी क्या? कहती नहीं बेटा कोई बात नहीं, जैसे ही पैसे इकट्ठा होंगे ना मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा सामान लेकर आऊँगी। कहती ठीक है लेकिन इस तरह बीमार मत होना, हम लोगों का क्या होगा अगर आपको कुछ हो गया? कहती ठीक है चलो सोते हैं। तब यहाँ पर सनिया बोलती है लेकिन आप तो फादर के पास सोएँगी ना? एरिया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर इस तरह की बातें की तुम्हारे ऊपर ये पॉट मार दूँगी। कहती पॉट मारने की बात नहीं है, मैंने बाकी लोगों को देखा है कि जिनके भी मदर और फादर ना साथ में सोते हैं, तो यहाँ भी मदर और फादर साथ में ही सोएँगे। कहती ठीक है चिंता मत करो। वो अंदर बाथटब रखती है तो अब सायन कहता है ये क्या मेरे सामने ही नहाएगी क्या? इसको क्या हो गया? लेकिन वो डॉग को लाती है और नहला रही होती है कि ये बहुत गंदा हो जाता है, इसी वज़ह से नहलाना ज़रूरी है। नहलाने के बाद आती है कहती चलो लेट जाओ। अब वो यहाँ पर सायन फिर से डर जाता है कि ये मेरे कपड़े क्यों खींच रही है? कहती डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी, बस तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही लेकर आई थी। कंबल डाल देती है, रात में दोनों लेटे हुए होते हैं। कहती तुम्हें नींद आ रही है क्या? कहते नहीं, नींद तो नहीं आ रही है। कहती फिर ठीक है बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं कॉन्कुबाइन मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती थी क्योंकि मेरी मदर इम्प्रेस थी, लेकिन उन्होंने पाल-पोस कर मुझे बड़ा किया तो उसी तरीके से मेरे साथ दुर्व्यवहार भी करती थी। कहती है ये तो तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था ना सबको कि वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करती है। कहते नहीं, वो मुझे कभी महल में वापस ही नहीं आने देना चाहती, वो चाहती थी कि मैं वहीं पर मर जाऊँ। कहती सही कहा मेरी ज़िंदगी भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मुझे पूरी फैमिली गाल दिया, एक तुम ही थे जिसने मुझे पैसे दिए जिसके बाद मैं सर्वाइव कर पाई। वो फ़िफ़्टी टेल्स आज तक मैं ऐसे ही चला रही हूँ और मैं इतना ज़्यादा उदास हो गई थी, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, मेरा फ़िगर धीरे-धीरे बढ़ता ही गया और मैं लगभग 200 किलो की हो गई। डॉक्टर का तो कहना है कि अगर इसी तरह मैं और सोचती रही ना, तो और भी मोटी हो जाऊँगी। वैसे मैंने सुना है कि तुम पढ़ने में बहुत तेज़ हो, तो क्या मेरी तीनों बेटियों को पढ़ा सकते हो? कहता है लेकिन कैसे पढ़ेंगी? कहती है बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ ना भी पढ़े-लिखे, होशियार बनें, ना कि बाकी लोगों की तरह रहें। शायान कहते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं पढ़ती है और ना ही लड़कियों को पढ़ने का हक है। कहती है कि नहीं मैं चाहती हूँ मेरी बेटियों को पढ़ाओ। इतनी देर में हम देखते हैं कि वो झावाते चिल्लाते हैं कि निकलो, निकलो, बाहर निकलो, इस उम्र में एक नया हस्बैंड लेकर आ गई। तुमने तो कहा था कि तुम अपनी बेटी की शादी कराओगी और भूल गई। कहती माफ़ करिएगा अंदर चलकर बात करते हैं ना, इस तरह की बातें सबके सामने नहीं करते। तभी उसका बेटा आ जाता है कि मदर इस तरह यहाँ पर मत करो। कहती इसकी बेटी भी 15 साल की नहीं हुई है। हम दोनों ने के बीच डील हुई थी कि शादी होगी, दोनों खानदान एक-दूसरे के साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये तो फ्रॉड निकली। इसे तो जेल में डाल देना चाहिए कि अपनी शादी करने की इसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। कहती ऐसी बात नहीं है सिस्टर, दोनों एक-दूसरे को चाहते हैं और शादी भी हो जाएगी तो अच्छी बात है। तब यहाँ पर उसकी माँ कहती शादी नहीं होगी। डाया आ जाती कहती मैं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। सिस्टर जाओ कहती नॉनसेंस मत करो। कहती नॉनसेंस नहीं, अगर मेरी मदर की किसी ने बेइज्जती की ना तो ये सोच लो कि मैं शादी नहीं करूँगी। कहती ठीक है जाओ, मैं तुम्हें कोई भी पैसा भी नहीं दूँगी। पता चलता है कि जब शादी फिक्स हुई थी तो 20 टेल्स सिस्टर झाओ ने रख लिए थे, जो है दहेज के रूप में। कहती है मेरी माँ के पैसे लौटाओ, तो कहती पैसे भला किस बात के पैसे? अब इस पर वो लड़का भी बोल देता है कि डाया भूलो मत कि मेरी माँ ने तुमसे शादी की। उम्मीद रखी थी लेकिन तुम इस तरह मेरी माँ से बिहेव करोगी ये मैंने नहीं सोचा था। कहती है और तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ किस तरह से मेरी माँ से बिहेव कर रही वो तुम्हें नहीं दिखाई देता? और एंगेजमेंट ही हुई है ना, तो मैं एंगेजमेंट कैंसिल करती हूँ आज सबके सामने, तुम नहीं मैं कैंसिल करूँगी। तभी रिया आ जाती है, कहती है काट दूँ क्या तुम लोगों का गला? अब सिस्टर जाओ कहती है देखो, देखो अपनी बेटी को देखो, यहाँ पर बैलेंस क्रिएट कर रही है। कहती सिस्टर इन लॉ मैं जानती हूँ कि आपको थोड़ी-सी गलतफ़हमी हो गई हो, लेकिन अथॉरिटी के रूप में आपको याद रखना चाहिए कि अभी इम्पीरियल एग्ज़ाम हुए भी नहीं, आपके बेटे को इम्पीरियल एग्ज़ाम पहले देना है। जब वो निकालेगा तभी मेरी बेटी से शादी होगी। जाइए अभी के अभी यहाँ से। सब के सब चले जाते हैं। एरिया कहती है मदर इस तरह के लोगों को ना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तब यहाँ पर नियंज कहती है तुम भी इस तरह की बातें मत करो। ये जाओ डॉक्टर को लेकर आओ ताकि तुम्हारे फादर का इलाज कराया जा सके। कहती है फादर का इलाज भी कराना है, पहले लेकर आए हो अब इलाज। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं जिनका नाम ओल्ड वो होता है। कहती है आप यहाँ पर मछली मेरे लिए लेकर आए क्या? कहते हैं अरे तुम हमेशा ही ऐसे करती हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे जो कुछ भी होगा छीन लोगी। मछली वो रख लेती है। कहती डॉक्टर सेनु देखो ना ये जनरल शायान है, आप इनका इलाज करिए। कहते हैं कि क्या इलाज करना है? जरा अपना हाथ दो। वो हाथ देते हैं तब वो पता चलता है कि इनकी बॉडी में ना जो है रिकवर होने के चांसेस है। अगर मैं सही टाइम पर ना आता तो शायद थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन पॉइजन भी है इनकी बॉडी में। कहते पॉइजन? कहते हाँ डोंट वरी वो तो निकल ही जाएगा, लेकिन इनको पूरी तरीके से ठीक होने में लगभग 3 मंथ का टाइम लगेगा। कहती 3 मंथ का टाइम? पैसे कितने लगेंगे? कहते हैं कि पैसे तो बहुत लगेंगे, पूरे के
पूरे 5 टेल्स, तभी तुम आगे चलकर बच्चा कर सकती हो, इनके पैर ठीक होंगे वरना बच्चा नहीं कर सकती। कहते क्या पैसे लेकर आऊँगी। फिर से खाना बनाती है, कहती है कि ये तुम फिश सूप पी लो ताकि तुम्हारे अंदर ताकत आ जाए। जनरल शायन के मुँह से तो जैसे निकल ही आ रही होती है फिश। इतना बेकार खाना शायद उन्होंने खाया ही नहीं था। रिया कहती है कि आप इस तरह क्यों करती है? मुझे भी मीट खाने का मन करता है, अच्छा-अच्छा खाने खाने का मन करता है, लेकिन हम लोगों को मिलता ही नहीं है। इस आदमी का इलाज ना कराती ना तो उतने में हम लोग कितना सारा मीट ले आते, दिन-रात खाते लेकिन तब भी खत्म ना होता। क्यूनिंज कहती इस तरह की बातें नहीं करते। तब इस पर डाया कहती वो सिल्वर पेंडेंट कहाँ है मदर आपका? कहती कहीं नहीं, चलो डिनर करो, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई जॉब ढूँढ लूँगी, उसके बाद हम लोग अच्छा सा खाना खाएँगे। इस पर डाया कहती है मदर इस तरह का बिहेव मत करो ना, आपकी तबीयत भी खराब है। अंकल आ जाते हैं, पता चलता है मामला क्रिएट किया है अपनी बेटी की शादी तोड़कर, उसकी वजह से लोगों के बीच हंगामा हो गया है। ये झैंग फैमिली ने किया है, तुम्हें वहाँ पर चलना ही पड़ेगा। कहती मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। अंकल कहते हैं कि तुम्हें इस आदमी को भी यहाँ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि एक आदमी को यहाँ पर रखकर तुम कितनों का खर्चा उठाओगी। कहती मैं इसे हटा तो नहीं सकती हूँ, तो कहते इसे बेच दो। कहते बेच दूँ? नहीं बेच नहीं सकती, ये मेरे पूर्वज बुरा मान जाएंगे। कहते अगर किसी को पता चला ना कि तुमने इस आदमी को यहाँ पर रख रखा है तो तुम्हें और भी सजा हो सकती है। तब इरिया कहती सही तो कह रहे हैं, इसे बेच दो, 100 टेल्स मिल जाएंगे, उसके बाद हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। कहती तुम चुप बैठो। वहाँ पर बार-बार अंकल के कहने के बाद भी वो जन्नल को बेचने से मना कर देती है। एरिया कहती है कि आप इस तरह क्यों करती है? मेरा सारा प्लान रुइन कर दिया। आप मुझे हर बार उदास करती हैं। तब सनिया कहती है नहीं-नहीं मदर आपने बहुत अच्छा किया। आखिर मेरे फादर को यहाँ से कौन लेकर जा सकता है? कुछ कॉइन्स के लिए क्या हम अपने फादर को भेज देंगे? कहती है हाँ मेरे बच्चे तुम तो बहुत समझदार हो। और पीछे से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर ठीक करके रहूँगी और एकदम अच्छा कर दूँगी। नेक्स्ट डे वो जा रही होती है। कहती मुझे भी चलना है। कहती नहीं तुम नहीं, मैं जा रही हूँ। बाहर निकलती है, ठंड लग रही होती है। एक स्कॉलर है जिनसे अक्सर वो मिलने जाया करती थी। सॉन्गयान नहीं है, कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। कहती मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर सॉन्गयान दे देते ना तो अच्छा होता। कहती ठीक है मैं अभी आता हूँ। वो इंतज़ार कर रहे होते, पता चलता है कि सॉन्गयान हमेशा से ही वो उसका कज़िन था। उसे पैसे मिल जाते हैं, कहती है कि ये बताओ कहाँ पर है मास्टर, मैं वापस आकर दे दूँगी, लेकिन वो कुछ बिना बताए चला जाता है। कहती कोई बात नहीं, कुछ से सामान खरीद लूँगी और कुछ दवा पर खर्च करूँगी। इधर वापस वो ढेर सारा सामान लेकर आ जाती है तो एरिया कहती है कहाँ से मिला इतना पैसा जो आप ये सब खरीद कर लेकर आ गई? डाया कहती है कि हाँ मदर बताइए ना। कहती है वो सब बातें बाद में करना, चलो डम्पलिंग्स बनाओ, खाया जाए। अभी जो पैसे बचे होते हैं वो अंकल को दे देती है कि ये टैक्स है। तो सॉन्गयान होते हैं ना, उसकी मदर आ जाती है कि तुम्हारी माँ मेरे बेटे को सेड्यूस करने गई थी, मैं तुम्हारी माँ को छोड़ूंगी नहीं। एरिया कहती है मेरी माँ ऐसी नहीं है समझी, तुम्हारा बेटा ही ऐसा है जो यहाँ पर आता था, पहले पैसे लेकर जाता था, अब इंपीरियल स्कॉलर बन गया तो मेरी माँ को भूल गया। उसकी माँ कहती है मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। कहती है बस मैं उधार लेकर आई थी, बहुत ही जल्दी वापस कर दूंगी। कहती तुम जैसी वाहियात औरत पैसे वापस करेगी? एरिया कहती है मेरी माँ से तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। बाकी सभी पीछे कह रहे होते हैं सही बात है, कितनी बेकार औरत है, देखो तो पैसे मांग रही थी, लेकिन तभी वो आदमी आता है कि इंपीरियल स्कॉलर ने कहा है कि उन्होंने ही पैसे दिए थे, आप इस तरह की बातें मत करिए। तो वहां पर उसकी माँ तुरंत ही चली जाती है। से शायन खिड़की खोलता है तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें पता है ना कि इंपीरियल जो है स्कॉलर तुम्हारे बारे में क्या सोचते हो, तो इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? कहती है बस घर की रखवाली के लिए, तुम चिंता मत करो, उससे भी मत बताना। कहती ठीक है, लेकिन जब स्कॉलर आएंगे तो तुम खुद उनसे बात करना। कहती मैं बात भी करूंगी, पैसे भी लौटा दूंगी। एरिया कहती है इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो अपनी बेटी को समझा रही होती है कि इस तरह की बातें मत करो। कहती है हाँ हाँ चलो डिनर करते हैं। डिनर के लिए एरिया कहती है कि आप ना कुछ पैसों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। पहले उस इंपीरियल स्कॉलर के पीछे पड़ी थी, उसने भी आपकी बेइज्जती की, उसके बाद इससे बेकार पर्सन को ले आई हैं। कहती है नहीं ऐसी बातें नहीं करते हैं, दोनों के बारे में दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। जाती है, कहती है कि डाया और एरिया की बातों का बुरा मत मानना, वो दोनों बच्चे हैं, तुम ड्रिंक कर लो अपना। बाहर निकलते तो दोनों बच्चे झाँक रहे होते हैं कि आखिर मदर जा कहाँ पर रही हैं। तीनों बाहर निकलते, कहती चलो लोग अपना काम करते हैं। तो डाया कहती है कि पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? कहती तुम बस घर की रखवाली करो, बाकी जिम्मा मुझ पर छोड़ दो। एरिया जाती है शाओयान के पास, कहती देखो मेरी मदर के घर में रह रहे हो ना, मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए। कहते बताओ क्या हेल्प चाहिए? कहती बस इतना करना है कि तुम जमीन पर पड़े रहना, सांस लेना थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। आखिर कर्ज भी तो उतारना है ना, यहाँ पर रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो। कहता है ठीक है, लेकिन ये कैसे करेंगे? कहती है बस मैंने कहा ना कि हिलना डुलना नहीं, वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। कहती लेकिन लिटिल गर्ल करोगी क्या? कहती बस कंप्लेन मत करो, वहां पर जाकर जो कह रही हो करना स्टार्ट कर दो।
वापस आती है, क्यूनिंज कहती है कि थोड़ा बहुत सामान मिल गया है, लेकिन धीरे-धीरे मैं बहुत ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लूँगी और अपनी बेटी के लिए कपड़े भी खरीदूँगी। मीट की महक आ रही होती है कि इतनी अच्छी महक आखिर भला कहाँ से आ सकती है? सनिया कहती है मदर पता है सिस्टर बहुत सारा मीट लेकर आई है। कहती है हाँ, पैसे कहाँ से मिले? झूठ बोल रही हो ना? कहती झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में वो बहुत सारा मीट खरीद कर लेकर आई हैं। एरिया कहती है कि झूठ नहीं बोल रही है सनिया, सच में मैं खरीद कर लेकर आई हूँ, चलो चलते हैं। कहती कहाँ से मिले बताओ ना? कहती मैंने लोगों को बेवकूफ बनाया और पैसे लेकर आ गई। 262 कॉइन्स मिले जिसमें से मैंने सिर्फ 15 कॉइन्स खर्चा किए, बाकी सब रखे हूँ। कहती क्या मतलब कॉइन्स? और तुम इस तरह की हरकतें मत करो, जिस दिन पकड़ी गई ना उस दिन पता है ना कितना कुछ हो सकता है। वहाँ पर वो सबके लिए ना कैंडीज लेकर आई होती है कि जाओ अपनी बिग सिस्टर को भी दो और तुम लोग भी खाओ। अभी अंदर जाती है, कहती है कि मैं जानती हूँ कि तो एरिया के साथ आज तुमने अच्छा नाटक किया, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लेकर आई हूँ। कहती ये क्या लेकर आई हो? मुझे जिंदा मार देना चाहती हो क्या? कहती नहीं नहीं, ये तो मेरे मरे हुए हस्बैंड के लिए है। तुम्हें इंक चाहिए थी ना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ ताकि तुम मेरी बेटियों को पढ़ा सको और खुद भी लिख सको। कहते थैंक यू सो मच, तुमने अच्छा काम किया। वहां पर वो इंक घिसना शुरू करता है और सबसे पहले नाम लिखता है उसका। वहाँ पर वो तीनों बेटियों का नाम भी लिखवाती है, वो एक-एक करके तीनों का नाम लिखता है। कितने हैंडसम है जनरल, लेकिन बस दूर से ही हस्बैंड के रूप में कह सकती हूँ, उन्हें अपना हस्बैंड तो नहीं बना सकती मैं। दोनों एक-दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और वो पेपर उठा लेती है। कहती है कि ठीक है, मैं जाकर उन लोगों को नाम दिखाती हूँ। तीनों बेटियों को नाम लिख देती है, कहती है देखो तुम्हारे फादर ने लिखे हैं। कहती है कि मदर आज का खाना तो सच में डिलीशियस था, लेकिन मेरा गला दर्द होने लगा है क्योंकि मैंने बहुत चिल्लाया है। कहती हाँ, हाँ, आगे चलकर तुम्हारे लिए सूप भी बना रही हूँ, वो भी बहुत टेस्टी होगा। कहती ठीक है मदर। अब यहाँ पर क्वीनिंज कहती है चलो आओ मेरी बेटियों को कुछ सिखाओ। कहते क्या सिखाना है? कहती कोई भी 3 अक्षर दिन के। नेक्स्ट डे वो फिर से लाती है मीट, लेकिन सिर्फ हड्डियाँ लाती है। कहती है मदर इसमें से हम लोग मीट कहाँ से निकालेंगे? ये कि सिली एरिया, पता है तुम्हारी माँ बहुत होशियार है, इन मीट को काट कर ना अंदर से थोड़ा बहुत मीट निकाल सकते हैं। कहती है डाया लेकिन इसमें सच में नहीं है। कहती है अरे तुम लेकर आओ बस चाकू। जैसे वहां पर चाकू लेकर आती है और मीट को काटना स्टार्ट करती है, उसमें से धीरे धीरे करके छोटे छोटे टुकड़ों में वो ढेर सारा मीट इकट्ठा कर लेती है। उसको इतनी मेहनत करते हुए देखकर जनरल शाओयान की आंखें भर आती है कि एक औरत जो अपने घर वालों के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है, लेकिन असल में वो उनकी तीनों बेटियाँ होती ही नहीं, वो गोद ली हुई बेटियाँ होती है, मीन्स झांग के बड़े भाई की तीनों बेटियाँ। वो भी युद्ध में मारे गए थे तो उन तीनों की जिम्मेदारी उठाई थी। क्यों नहीं? वो तीनों अपनी बेटियों को कैंडी देती है, कहती खाओ जाकर, तब तक मैं मीट तैयार कर रही हूँ। मीट तैयार हो जाता है, शाओयान लेटे हुए होते हैं, तो अपना भी जाती है, कहती है चलो उठकर बैठो। कहते तुम इतनी मेहनत करते हो और मेरे लिए भी इतनी मेहनत। कहती है अरे बस कुछ टाइम की बात है, चलो उठने की कोशिश करो, आओ बैठो यहाँ पर। पैरों को नीचे करती है, कहती है 1 2 3 कदम चलो, शायद कुछ रिलीफ मिले, लेकिन वो चल नहीं पा रहे होते। कहती है ज्यादा पैरों पर जोर मत दो और जो अंकल है ना उनके इलाज पर यकीन रखो, तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगे। इसी तरह वो उसको चलाने की कोशिश करती हुई अपनी तीनों बेटियों को बुलाती है, क्योंकि न्यू ईयर आ चुका था। वो काफी बिजी थी, वो 3 प्याले बनाती है, कहती है एक जाकर जो हमारे पूर्वजों की डेथ हो गई ना उनके यहाँ पर रखाओ और एक बगल में आंट है उनको दे आओ। तो इस पर एरिया कहती है कि मदर आप ऐसा क्यों करती है, हम लोग खुद इतने गरीब हैं और आप ना अंकल आंट को खाना देती है और मरे हुए लोगों को भी खाना दे रही है। कहती है ऐसी बातें नहीं करते हैं बेटा, मेरे लिए भी खाने को और इतना कम खाना थोड़ी ना है, जाकर तुम दाया देकर आओ। देखती है कि ग्रैंड माँ कुछ चीजों को छुपा रही होती है। कहती है ग्रैंड माँ मदर ने आपके लिए खाने के लिए भेजा है, आप प्लीज इसे खा लीजिए। कहती है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी इंसान भी है। हम प्रिंसेस को देखते हैं जो बैठी हुई होती है। ये था ना असल में उसने प्रिंसेस से शादी कर ली, वहाँ पर वो जाता है और उसको खाने के लिए देता है। बट जानने वाली बात ये थी कि कभी भी झेंगे ने प्रिंसेस को छुआ ही नहीं था। असल में प्रिंसेस की पहले भी शादी हो चुकी थी, उनकी एक बेटी थी और उन्होंने प्रिंसेस से दोबारा शादी की। कहती है कि चलो तुम भी मेरे पास आ जाओ। यहाँ पर प्रिंसेस हर रोज सोचती थी कि जो झेंगे है ना उसके साथ रात बिताए, लेकिन तभी उसकी बेटी आ जाती है कि मदर मदर मुझे भी यहाँ पर रुकना है, मैं आपके बगल ही लेटूंगी। कहती है नहीं बेटा तुम अपने पास लेटो जाकर, लेकिन दासी आती है, कहती है कि ये छोटी प्रिंसेस रुकने का नाम ही नहीं लेती। जहेंगे कहता है कि ठीक है तुम अपनी बेटी के साथ सो जाओ, मैं अलग जाकर सो जाता हूँ। तुरंत ही वो उठकर वहां से चला जाता है। वहां पर तभी जहेंगो को पता चलता है कि उनकी वाइफ का एड्रेस मिल चुका है, वो के बड़े भाई की 3 बेटियों के साथ रह रही
क्वीनिंज बैठी होती है, कहती है कि देखो मैं अभी फिर से माउंटेन पर जाऊंगी और कुछ ना कुछ ढूंढ कर लेकर आऊंगी ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। फिर रात हो जाती है और क्वीनिंज लौट कर ही नहीं आती। तो शाओयान सोचता है कि उसे ही जाना चाहिए और तीनों बेटियां भी घबरा रही होती है कि हम तीनों को अलग अलग रास्ते में जाना चाहिए, देखना चाहिए। शाओयान स्पीड में उठता है कि कहीं डाया को कुछ हो ना जाए, लेकिन इतनी देर में पीछे से क्यूनिंज भी आ जाती है और उसके पैरों के ऊपर गिर जाती है। कहती है एक तो तुम्हारे पैर खुद ठीक नहीं है, ऊपर से भाग रहे हो, मैं भी गिर गई हूँ तुम्हारे पैर पर, फिर से न टूट जाए कहीं। कहते नहीं नहीं, मैं तो डाया को देख रहा था, वो तुम्हें ढूंढने के लिए निकली है, तुम अंदर चल कर बैठो, मैं अपनी बेटी को ले आऊंगी और इस तरह दोबारा कभी भी भागने की कोशिश मत करना। एक जंगली भालू लेकर आई थी, कहती है कि पता है इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन एरिया रोने लगती है, कहती है कि मदर हम लोग को खाने के लिए और पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जान कितनी कीमती है, अगर आपको कुछ हो जाता तो। कहती न्यू ईयर का गिफ्ट है तुम लोगों के लिए। लेकिन तीनों बेटियां रोने लग रही थी कि मदर प्लीज आप ऐसा मत किया करो ना, और हम लोगों को कितना डर लगता है अगर आपको कुछ हो गया तो। कहती कुछ नहीं होगा, तुम लोगों के साथ ही रहूंगे भी तो तुम तीनों को मुझे शादी भी करनी है। रात में लेटी हुई होती है, कहती क्या हुआ, तुम कुछ सोच रहे हो क्या, तुम इन तीनों बेटियों का ख्याल रखती हो, कभी तुम्हें अपना ख्याल नहीं आया। कहती है मेरी जिंदगी तो यही है। इस पर शायान कहता है कि ठीक है मेरा एक आदमी है, कल तुम अपना ये जंगली भालू लेकर वहां पर जाना, तुम्हें कम से कम 20 टेल्स मिल जाएंगे। कहती थैंक यू। वहां पर जाती है, कहती है कि इसके 20 टेल्स मिलेंगे दोगे। कहता है नहीं मिलेंगे, मैंने कहा ना नहीं, तो शायान ने कहा था ना। शायान का नाम सुनते ही उसे 20 टेल्स मिल जाते हैं। कहती वाह तुम्हारी तो कितनी पहुंच है, मुझे सच में उसके 20 टेल्स मिले हैं। फिजिशियन आ जाते हैं, हाथ चेक करते हैं, कहते हैं कि जब तक तुम पैसों का इंतजाम नहीं करती ना, डिटेल्स मैं दे दूंगी, लेकिन सच में थोड़ा टाइम तो लगेगा। कहते हैं जब तक पैसे नहीं तब तक इलाज नहीं है, जान लो, मुझे भी दवा खोजने के लिए बहुत जरूरत पड़ती है। रिया आ जाती है, कहती क्या बात है, कोई मुझे बताएगा किस बात के पैसे चाहिए। जाओ जाओ, किसी भी चीज के पैसे नहीं चाहिए। नहीं बस ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे। क्यूनिन जो है ना वो भी पतली हो सकती है, अगर वो पतली नहीं होगी ना तो इसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि मोटापा जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी जान भी जाने का खतरा बढ़ रहा है। पर एरिया बोलते हैं कि बताओ ना मेरी मदर पतली हो सकती है क्या, उसका कोई इलाज है। तब यहाँ पर फिर से फिजिशियन बोलते हैं कि इलाज तो है, लेकिन उसके भी 20 टेल्स लगेंगे। 20 टेल्स वाला मैं कहाँ से लेकर आऊंगी। एरिया कहती है 20 टेल्स मैं लेकर आऊंगी, लेकिन आप मेरी माँ का इलाज करो। क्वीनीज कहती है तुम ऐसी बातें मत करो, कहाँ से पैसे लेकर आओगे। कहती कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगी, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए बहुत जरूरी है। डाया भी कहती है कि हाँ हम लोग भी कोई ना कोई आइडिया निकाल लेंगे। जिशन कहते हैं ठीक है पैसे ले आओ, तुम्हारी माँ का इलाज कर दूंगा। क्वीनीज कहती है कि बच्चों ऐसी बातें नहीं करते, न्यू ईयर है आगे है, हम लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे कपड़े लेंगे। कहती नहीं सबसे पहले तो डिटेल्स चाहिए। जाती है एक आंट को पैसे देती है, कहती बस मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हें करना है। कहती ठीक है मैं तुम्हारे प्लान में साथ दूंगी। रिया कहती मैं जा रही हूँ, पीछे से आप भी आइएगा। अब वो एक जगह पर खड़ी हो जाती है, कहती है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें 20 डिटेल्स चाहिए, अगर उन्हें 20 डिटेल्स नहीं मिले तो वो मर जाएंगे। तो सिस्टर झा इन्होंने 20 डिटेल्स रख रखे हैं, कह दो मेरे पैसे वापस करे। गाँव वालों के सामने चिल्ला रही होती है। तो वहां पर जिस आंट को पैसे देते ना वो बार बार कह रही थी सही बात है पैसे तो वापस करने ही चाहिए। आंट का बेटा भी आता है कि मदर पैसे वापस कर दो, आखिर किसी के जिंदगी का सवाल है। लेकिन वो पैसे वापस नहीं कर रही होती, तो खुद तेज से एरिया और सनिया रो रही होती है कि मेरे पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। तभी जो सिस्टर चाह होते हैं ना उनके हस्बैंड आते हैं, कहते हैं ये लो 20 डिटेल्स जाओ यहाँ से। इस पर सिस्टर झा कहती है वो मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे हैं। रिया कहती है तुम्हारे पैसे नहीं अभी मेरे पैसे हैं। और अंकल झा जो होते हैं ना अपनी वाइफ को जो थप्पड़ मार देते हैं कि बेचारे बच्चों के पैसे रखकर तुम क्या करोगी। कल सेन बैठे होते हैं, कहती है देखो मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया, आप भी मेरी माँ को ना सही करने का इलाज जारी रखिए। कहती है मदर मैं आंट सिस्टर झा से पैसा लेकर आई हूँ और 20 टेल्स जो जंगली भालू बेचा था ना उस पे भी मिले थे। कहती है ठीक है अब इलाज शुरू हो। बैठी होती है, कहती है कि मेरी बेटियां सच में मेरा बहुत ख्याल रखती है, तुम्हें किसी चीज की टेंशन हो तो मुझे जरूर बताना, मैं चाहती हूँ कि तुम भी जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। मैं अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां कभी भी ऐसे गरीबी में ना रहे। तभी दवा बन जाती है। कहती है मदर इसे लगभग 1 महीने तक पीना है, 1 महीने के बाद ही आप ठीक होंगी। वह दवा पी लेती है, लेकिन उसको चक्कर आने लगता है। कहती जाओ जाओ यहाँ से जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कहती क्या मदर नींद आ रही है। एरिया कहती है कि मैं चाहती हूँ इस ठंड आप मेरी माँ का ख्याल रखो, लेकिन यहाँ पर शयन कहता है ये लेटर महल की तरफ पहुंचा दो, मैं तुम्हारी ख्याल पूरी तरीके से रखूंगा। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर जो
स्कॉलर होते हैं क्यों निंजा के घर पर कुछ न कुछ भिजवाया करते हैं, तभी वहाँ पर एक नौकर कपड़े लेकर आता है और बकरी लेकर आता है। पीछे से हम देखते हैं क्यों निंजा नहीं करते तो सनिया कहती है देखो देखो ये कौन है? कहती है मैं, मुझे क्या हुआ है? वो देखती है वो पतली हो गई, कहती है वाह सही बात है, ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर श्याओ यहाँ तो थोड़ी देर के लिए क्यों निंजा को देखता ही रहता है कि कितनी ब्यूटीफुल लेडी बन गई है। शाओयान कहता है कि ठीक है मैं बाकी का ख्याल रख रहा हूँ, तुम्हें बकरी बेच कर आओ। वापस आकर एरिया कहती तुम हो कौन? इस तरह मेरी माँ के घर में घुसी कैसे? कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझसे तुम ऐसी बातें करोगी? कहती वाह मदर आप तो कितनी खूबसूरत हो गई। तभी ग्रैंड मदर आती है, कहती मैंने कुछ जमा पूंजी बचा कर रखी थी, मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया, लेकिन अब तुम इस पैसे को रख लो, इन बच्चों का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, मेरी जिंदगी तो वैसे भी बहुत बहुत कम दिन बची है, बाकी का ख्याल तो तुम रख ही लेती हो। कहती है लेकिन आप मुझे पैसे क्यों दे रही हैं बताइए ना। कहती है मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ, जैंग के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी जैसी बेटी ही मुझे चाहिए थी। शायान कहता उदास मत हो। कहती मैं उदास नहीं हूँ। अंकल फिर से आ जाते हैं, कहते हैं मैंने सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड जिंदा है। कहती क्या मतलब मेरा हस्बैंड जिंदा है? सच में झैंग जिंदा है? कहते हैं हाँ झैंग जिंदा है, वो बहुत ही जल्द तुमसे मिलने आएगा। तब अंकल कहते हैं और अपने इस हस्बैंड को यहाँ से निकाल दो, उसे पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। कहते शायन मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरा हस्बैंड वापस आने वाला है, मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे बुरा लगे। कहते ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तीनों बेटियां बहुत खुश होती है कि वाह वाह फादर आ गए, फादर आ गए। जब शायन वहां से जाने लगता है कहता है जब भी जरूरत पड़े वापस फिर आना। वो पैसे देने लगती है लेकिन पैसे नहीं लेता। एरिया कहती है फादर चले गए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इधर हम झैंग को देखते हैं जो अपने सैनिक के साथ खड़े होते हैं, कहते हैं कि चलिए सारा इंतजाम कर दिया गया है। इधर वो पी को खाना खिला रही होती है, झैंग जाता है कहता है कि इधर आओ। कहती है कि तुम सच में जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन अंदर डाया सनिया को समझा रही होती है कि बिल्कुल भी ये बाहर खुलासा मत करना कि मदर एक आदमी को लेकर आई थी। कहती ठीक है सिस्टर। से क्यों नहीं अपने कपड़े सही करते हुए जाती है और सनिया आकर तुरंत ही झेंगे के गले लग जाती है कि फादर आप आ गए। लेकिन झेंगे इतना एटीट्यूड में होता है कि सनिया को धक्का मार देता है। कहती है तुम क्या कर रहे हो, आखिर ये बच्ची है। कहते हैं लेकिन ये सब बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं है। कहती है चाहे जो हो लेकिन बच्चों के साथ तुम ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। कहते हैं मैं ऐसा ही बिहेव करूंगा और मैं प्रिंसेस से शादी कर चुका हूँ, इसी वजह से तुम बस अपनी औकात में रहो। अगर यही बताने आए थे तो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। कहते तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे तुम्हें बस थोड़े से पैसे देना। दाया और एरिया कहती है तुम जैसे फादर की मुझे जरूरत भी नहीं, मेरे फादर ऑलरेडी यहाँ पर है। तभी वो धक्का देता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, पीछे से शाओयान आ जाता है। कहती देखो ना फादर झेंगे हम लोगों के साथ क्या कर रहा है, मैं इसकी जान ले लूंगी। कहते हैं कि झेंगे की मदर आ जाती है, कहती इतने सालों से तुम यहाँ पर नहीं थे, शांति थी, तुम आए हो यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया, आगे तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? अभी तक झेंगे का उसने टैबलेट बना रखा था। कहती है दिन रात मैं इसके लिए प्रे करती थी, तुम्हारी सोल के लिए प्रे करती थी, लेकिन अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। सबक जोरदार थप्पड़ मारती है। तो इस पर झेंगे कहता है इस थप्पड़ की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। कहती कौन सी कीमत, मैं भी जानती हूँ कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब यहाँ पर गुस्सा होकर झेंगे चला जाता है और शाओयान सबको लेकर सिटी की तरफ आता है और कहता है कि आज से तुम लोगों का यही घर है। कहती क्या सच में इतना बड़ा घर? कहते हाँ, जिस रूम को चाहो उस रूम को ले लो। कहती थैंक यू सो मच, लेकिन अभी हम लोग बस थोड़े दिनों के लिए हैं, जैसे हम लोगों के पास पैसा आएगा हम लोग ये जगह छोड़ देंगे। डाया कहती है कि मदर सच में क्या हम लोग फादर को अपना फादर नहीं मान सकते? कहती है नहीं, इस तरह की बातें नहीं करते, वो बस हमारे हेल्पर हैं। वो फूल तोड़ रहे होते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते, तो शायान आकर उसको पकड़ लेता है। तीनों बच्चे ना बस देख रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं। निंज पूछती है कि बताओ तुम वापस क्यों आए, तुम तो चले गए थे ना। कहते हैं हाँ मैं चला गया था, लेकिन बच्चों को छोड़कर कैसे जाता, मुझे पता था कि तुम नाराज हो है कि झेंगे आ गया। कहती है अब यहाँ पर क्या करने आए हो तुम? तो शायन जानबूझकर ना निंजे के कपड़े सही करने लगता है। उन दोनों को इतने करीब देखकर अब तो झेंगे के होश उड़ जाते हैं कि ये दोनों एक बिस्तर पर सोते भी हैं। कहते हैं ये लो पैसे और इस शायन को छोड़ दो, मेरी वाइफ हो तो मेरे पास ही रहोगी। कहती है याद रखो कि तुम्हारी वाइफ मैं नहीं हूँ, बहुत ही जल्दी तुम्हें डाइवोर्स भी दे दूंगी और यहाँ से निकल जाऊंगी। एरिया कहती है ये बदतमीज इंसान फिर से यहाँ पर आ गया, ये मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है। वो मार्केट जाती है और वहां पर ड्रम बजाना स्टार्ट करती है कि जो झेंगे है वो मेरी मदर को परेशान कर रहे हैं। कि झेंगे का आदमी आता है, कहता है कि इस तरह की बातें मत करो वरना तुम्हें झेंगे से माफी मांगनी पड़ेगी।
मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, इस वजह से मैं बस तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। कहती आगाह करना है तो जाकर अपने दोस्त को करो, मुझे नहीं। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो सिस्टर झाओ का बेटा है ना, वो डाया के पास फिर से आता है, कहता है मुझसे शादी कर लो तो मैं जिंदगी भर खुश रखूंगा। कहती है कि तुमसे शादी कभी भी नहीं करूंगी। तभी पता चलता है कि जो पिग थी ना, कि निंजा की उन्हें किसी ने मार दिया है। कहती है कौन कर सकता है भला, मेरी पी को भला कौन मार सकता है? इन मासूम जानवरों से किसी की क्या दुश्मनी थी? अंकल कहते हैं कि हाँ शायद, लेकिन इन्हें भेज दो, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तभी अंकल सेना आते हैं और चेक करते हैं कि इन्हें पॉइजन दिया गया है, और अगर ये बेची भी गई तो जो लोग खाएंगे वो भी मर जाएंगे। कहते भला इन पर पीक से किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? और रात भर बैठकर रोया करती है कि किसी ने मुझे टारगेट किया है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस आ जाती हैं। कहती अब तुम क्या करने आई हो? कहती मैंने सुना है तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही थी। कहती तुम्हारा हस्बैंड, जो कि पहले मेरा था, झूठ बोलकर उसने तुमसे शादी की। अंदर प्रिंसेस जाती है, कहती है मुझे सिर्फ और सिर्फ बात करनी है क्वीन निंजा से, सब बाकी सब लोग बाहर जाओ। शायन कहता है मैं नहीं जाऊंगा। कहती है जाओ बाहर। बैठ जाती है, कहती ये बताओ कि क्या चाहती हो? कहती मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी शायन से शादी कर लो, मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़ दो। कहती भला मैं क्यों करूँ शायन से शादी, और मैं तुम्हारे हस्बैंड को तलाक ज़रूर दे सकती हूँ, लेकिन शायन से शादी की जिद मेरे ऊपर मत डालो। कहती है मैंने कहा ना 1 मंथ दे रही हूँ, 1 मंथ के अंदर अगर तुमने शायन से शादी नहीं की तो अभी कल तुम्हारे पास 2 पीक मरी है, आगे चलकर सारी पीक मर जाएंगी। कहती इसका मतलब पीक को तुमने मारा था? कहती इशारा तो समझ ही गई होगी। शायन बाहर खड़ा होता है, कहता है जो पीक मारी है ना उसके पैसे वापस करो। कहती दिमाग तो बहुत है तुम्हारे पास, वैसे लो पैसे ले लो। पैसे दे देती है, कहती है कि शायन एक दिन तुम मेरा थैंक यू बोलोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंदीदा औरत से करवा रही हूँ। और वो पैसे रख देता है, कहता है ये लो, वो प्रिंसेस देकर गई है। कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं, और ना ही तुम मुझे उस नज़र से देखते हो, ना ही तुम मुझे लाइक करते हो। शादी तो दूर की बात है, लेकिन अभी मेरे पास मुसीबत है। 1 मंथ का टाइम दिया है प्रिंसेस ने, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कहता हाँ बिल्कुल शादी करूंगा। नेक्स्ट सुबह डाया झाड़ू लगा रही होती है, तो यूनिंज कहती है उसकी सुबह कितनी अच्छी है, लेकिन देखती कि शायन है ही नहीं। कहती शायन कहाँ पर गया? डाया कहती है वो तो ट्रिप पर गए हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। कहती ट्रिप पर, लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। रात हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा बिजली कड़क रही होती है। कहती पता नहीं कौन आ गया। दरवाजा खोलती तो वहां पर शायन खड़ा होता है, और एक वो उल्लू लेकर आया होता है और एक बाज लेकर आया होता है। कहती ये चिड़िया क्यों? कहते ये मेरा संदेशा इधर से उधर करती है, और ये जो बतख वगैरह तुम अपने पास रख लो। कहती है याद रखो कि तुम इस तरह मत जाया करो, मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा तुम शादी की बात से डर कर भाग गए हो। कहता है कभी नहीं भागूंगा, और तुमसे शादी भी करूंगा। तभी वहां पर मंत्री आ जाते हैं और बताते हैं कि जो जनरल है उन्हें महल वापस बुलाया गया। लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह क्या बात है फादर, आप तो दोबारा महल में बुला लिए गए। अभी एरिया कहती है कि जब से हम लोग यहाँ पर आए ना, हम लोगों की किस्मत चमक गई है, बस हम लोग जिंदगी में आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि स्कॉलर हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है जिसका सोल्यूशन कोई भी नहीं निकाल पा रहा था। जो सौंज्ञान था वो बहुत अच्छा सा आइडिया बताता है, लेकिन तभी वहां पर जो जेंगे होता है वो भी आ जाता है। कहता है मेरे पास इसका बहुत ही अच्छा आइडिया है। दोनों अपना अपना आइडिया बताते हैं। मैजेस्टी कहते हैं कि ठीक है मैं दोनों की बातों पर गौर करूंगा, लेकिन झेंगे कहता है कि मैजेस्टी मुझे एक बात और करनी है, कि जो क्यूनिंज है ना वो शायन से शादी करना चाहती है, जबकि उसकी मुझसे शादी हो चुकी है। इस पर मैजेस्टी सोच में पड़ जाते हैं कि शायन भला ऐसे कैसे कर सकता है, और एक लड़की के प्यार में, वो भी शादीशुदा। पर सांगयान बोलता है कि मैजेस्टी ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसने मेरी सिस्टर को छोड़ा है उसके बाद यहाँ पर आया। मैजेस्टी कहते हैं मुझे खुद पता लगाना पड़ेगा, और वो एक कॉमनर के रूप में पहुंच जाते हैं। क्यों निंजा के पास। कहते हैं अरे आप कौन है, यहाँ पर क्या करने आए हैं? कहते हैं मैं शायन का ग्रैंडफादर हूँ। कहती तुमने तो मुझे पहले कभी नहीं बताया कि तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ पर आएंगे। शायन जमीन पर बैठने चलता है, तो मैजिस्ट्रेट कहते हैं नहीं नहीं खड़े रहो। कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। डाया से कहते हैं जाओ चाय बना कर लेकर आओ। अभी वहां पर मैजिस्ट्रेट को हंसी आ रही होती है कि कितनी अच्छी लड़की है, कितनी खुश मिजाज है, और शायन का ध्यान भी रख रही है। सब वहां से चले जाते हैं, तो शायन जमीन पर बैठकर मैजेस्टी को ग्रीट करता है। मैजेस्टी खाना खाने के लिए बैठता है, तो उन्हें खांसी आने लगती है। कहती क्या हुआ है आपको, बताइए ना। कहते ये खांसी कभी नहीं जाएगी। कहती जाएगी, मेरे पास मेडिकल डॉक्टर है। डॉक्टर सेन आते हैं और जैसे मैजेस्टी का हाथ चेक करते हैं, कहते कोई बात नहीं जल्दी ठीक हो जाएगा, ये इलाज भी संभव है, ऐसा कुछ नहीं जिसे मैं ना कर पाऊँ, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे। कहते कितने पैसे? कहते पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना, अगर पैसे नहीं दोगे तो दवा नहीं लिखूंगा।
कहती ठीक है, पैसे दे रही हूँ दवा लिख दो। वो पर्ची मैजिस्ट्री को दे देती है कि आप इसको फॉलो करिए, बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे। और कुछ खाने के लिए भी देती है। मैजिस्ट्री वापस आते हैं, उन्हें खाँसी आती है तो कहते हैं वो दवा ले आओ। लेकिन जो वहाँ के फिजिशियन होते हैं बोलते हैं ये दवा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये बेकार दवा है। मैजिस्ट्री उस दवा को लेते ही नहीं। इधर शायान जो है डाया के पास खड़े होते हैं, कहती है कि फादर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास ज़िंदगी भर रहें, मेरी मदर का ख़्याल रखें, उनसे शादी करें। तभी एक नौकरानी आती है, कहती है कि बाहर चलो कुछ गड़बड़ हो गई। कहती है क्या गड़बड़ हुआ? एरिया को एक आदमी उठाकर लेकर गया है कि इसने चोरी की है। बयान कहता है मेरी बेटी चोरी कभी भी नहीं कर सकती, न ही किसी से लड़ाई कर सकती है। पता चलता है कि जो दूसरी लड़की होती है ना, वो एरिया को बुली कर रही होती है, इसी वजह से एरिया ने उसको थप्पड़ मार दिया था। बाद में उस लड़की ने एरिया पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और अब वो आदमी पैसे मांग रहा था। शायान कहता है पैसे मांगोगे, पता है ना कि मैं कौन हूँ? कहता है तुम कोई भी हो लेकिन मुझे पैसे चाहिए। उसे अपना जो पंछी होता है ना दे देता है, कैसे इसे ले लो, ये तुम्हारी हर बात मानेगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वहाँ पर वो तरह-तरह की बोतल लेकर जाता है, कहता है इसमें हम लोग तरह-तरह का परफ्यूम बनाकर बेचेंगे, ये बोतल काफ़ी अच्छी लग रही हैं, हम लोगों का बिज़नेस होगा। रात में क्या करता है ना शायन अपने ऊपर भी थोड़ी परफ्यूम लगा लेता है कि आज क्यों निंजा का दिल जीत कर ही रहेगा। कहती है चलो लेट जाओ, दोनों बस लेटे हुए होते हैं और वो उसके पास आकर एकदम पास आकर लेट जाती है। जब सुबह उठती है कहती है ये क्या कर दिया मैंने, मुझे तो जाना चाहिए। कहती माफ़ करिएगा, मैं तो बस गलती से आ गई। शायन स्माइल कर रहा होता है। वहाँ पर एक लड़का आता है जो एरिया से लड़ाई कर रहा होता है, कहता है कि देखो मेरे से बहस मत करना, तुम बहुत बड़ी ट्रबल मेकर हो। कल यहाँ पर बहस कर रही थी तब भी मैंने सुना था, और ये तुम्हारी बेटी तो सबसे बड़ी ट्रबल मेकर है। कहती है मुझे ऐसा मत कहो, मैं बहुत ही होशियार हूँ और मैं अपने फायदे पर काम करती हूँ, तुम्हारे फायदे पर काम नहीं करूंगी। तभी पीछे से शायान आता है, कहता है अंकल अंकल देखो ना ये लड़की कितनी दुष्ट है, और ये लेडी भी उस लड़की का साथ दे रही है। कहती क्या मतलब? अब पता चलता है कि वो उसके बड़े भाई का बेटा है और एरिया के साथ अभी वो लड़का भी उसके घर आ जाता है, लेकिन एरिया उसको ज़रा से भी भाव नहीं देती। कहता है अंकल आप इतना बेकार खाना खाते हैं तो ऐसा खाना तो मंकी भी ना खाए। सबको खाते हुए देखता है ना तो अंकल कहते हैं तुम भी बैठो, इतना अच्छा खाना खा तो अच्छा लगता है। कहता है कि मैं भी अब यहीं पर रहूंगा। एरिया कहती है एक तो यहाँ पर वैसे भी खाने को नहीं और मेहमान बढ़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर फिर से आते हैं, कहते हैं मुझे यहीं पर रुकना है लेकिन खांसी अभी भी आ रही होती है। तो इस पर क्यूनिंज कहती है कि आपने वो दवा क्यों नहीं ली, वो दवा सच में बहुत अच्छी है। अब इस पर ग्रैंडफादर थोड़ा-सा सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ, सच में मुझे वो दवा लेनी चाहिए। कहते हैं जो उसने दवा कही है लेकर आओ, मैं वही दवा पीऊँगा। इस पर यूनिक कहता है कि आपको लगता है? कहते हैं हाँ, बिल्कुल लगता है। मैजेस्टी जब दवा पीते हैं तो अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं। कहते हैं पहले से ज़्यादा ताज़गी। 1 हफ्ते तक लगातार मैजेस्टी उस रूटीन को फ़ॉलो करते हैं और नोटिस करते हैं कि उनकी बॉडी बहुत एक्टिव हो गई है, और वो डॉक्टर तो सच में मिरेकल डॉक्टर हैं। लेकिन इतने दिनों से बाहर मैजेस्टी निकले नहीं थे तो झेंगे को लगता है कि मैजेस्टी मरने वाले हैं और यही सही टाइम है। मुझे राजा बन जाना चाहिए और जो क्यूनिंज है ना उसे अपनी रानी बना लेना चाहिए, क्योंकि उससे मैं प्यार करता हूँ और उसके करीब कोई भी जाए मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इधर प्रिंसेस बैठी हुई होती है और पूरे टाइम झेंगे का वेट कर रही होती है। कहती है आओ ना साथ में वक्त बिताया। कहते हैं नहीं अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं, जल्दी जैसे ही काम हो जाएंगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। वो उसको फोरहेड किस करता है, मन में सोचता है कि इस प्रिंसेस के पास तो बिल्कुल भी मैं नहीं रहूँगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्यूनिंज बैठी होती है, तभी उसके हस्बैंड का छोटा भाई वहाँ पर आया और कहता है कि देखो मेरा ब्रदर ना बहुत बड़ा मंत्री बन गया है और प्रिंसेस से शादी भी कर ली और तुम अपने भाव से नीचे ही नहीं आ रहे हो। चलो परफ्यूम मुझे उधार दो। कहती है निकल जाओ यहाँ से वरना तुम्हें बहुत मारूंगी। अभी वो उसका पीछा कर रही होती है मार मार कर, लेकिन जाती है तो देखती झेंगे खड़ा होता है। कहती तुम यहाँ पर? कहते क्यों, मैं नहीं आ सकता। उस शायान का साथ छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। कहती है ऐसा तो होने से रहा, वो मेरा हस्बैंड है और आगे भी रहेगा, बूढ़े होने तक रहेगा। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। कहते पछताओगे तुम? कहती पछताओगे तो तुम। शायान आता है, कहता है अरे अब शांत भी हो जाओ। कहती है उसकी इतनी हिम्मत ने मुझे धोखे से बुलाया, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। कि पता चलता है कि जो स्कॉलर सॉन्गयान है ना उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और उन्हें लगता है किसी ने पॉइजन दे दिया, और ये पॉइजन किसी और ने नहीं झेंगे ने दिया था, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई उससे आगे निकले। था अब इस पर मेडिकल डॉक्टर कहते हैं कि इसको यहीं पर रखो, कहीं भी बाहर न निकले। दिन रात वो उसकी देखभाल करती है। फाइनली उसको होश आ जाता है, पॉइजन भी बाहर निकल जाता है।
इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो। अभी वहां पर शाओयान भी आ जाता है, कहता है कौन है अंदर। पता चलता है कि सौंज्ञान है। तब इस पर उसकी तीनों बेटियां कहती है कि फादर को बुरा ना लग जाए। कहती है नहीं नहीं, वो मेरा भाई है, भला बुरा क्यों लगेगा। लेकिन सौंज्ञान भी जो है क्यों निंज को लाइक करता था, वो कभी बता नहीं पाया। वो हमेशा से उसकी देखभाल करता था, इसी वजह से पैसे भी देता था। वो इतना ड्रिंक कर लेती है कि सौंज्ञान उठाने चलता है, लेकिन शाओयान क्यूनिंज को उठा लेता है। कहता है बस तुम जितने दिन यहाँ पर हो अच्छे से खाओ पियो, हस्बैंड वाइफ के बीच में मत आना। कहते हैं ठीक है, जैसा आप कहो। वो ग्रीट करता है। तभी रिया आती है और बताती है कि मदर का किडनैप हो गया है, कोई उन्हें उठाकर लेकर गया है। पता चलता है कि कुछ बैंडिट्स उठाकर लेकर गए हैं। वो किसी तरह हाथ खोलकर वहां से भाग रही होती है। किन बैंडिट्स को पता चल जाता है। जहेंगे भी अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकलता है, शाओयान भी निकलता है। दोनों एक साथ जाते हैं, लेकिन शाओयान पहले जाता है और क्योनिंज को वापस लेकर आता है। उसे होश नहीं आता है। कहता है मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम इतनी देर तक लेटी रहोगी। कहती क्या हुआ, तुम इतना डर गए थे। कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें अपने पास से दूर नहीं जाने दे सकता। इधर प्रिंसेस की बेटी आती है, कहती फादर कहाँ चले गए, वो तो मेरे साथ ना खेलते हैं ना बात करते हैं। कहती सही कहा, मुझे कोई ना कोई रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। पता नहीं उसने शादी की या नहीं की, 2 ही 3 दिन बचे हैं। इधर शाओयान को काफी चोट लगी होती है रात की लड़ाई की वजह से। कहती है मेरी वजह से तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। कहता है कोई बात नहीं, जिंदगी है तो ये सब चलता ही रहेगा। मार्केट जाते हैं और क्यों निंज को शाओयान लैंप खरीद कर देता है, लेकिन झेंग ये देख कर बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरी वाइफ का हाथ पकड़कर घूम रहा है, मैं इसे मार डालूंगा। लेकिन क्यों निंज तो बहुत खुश थी शाओयान का हाथ पकड़कर। तभी पता चलता है कि मैजेस्टी भी है, उन पर अटैक हो गया है। तुरंत ही शाओयान जाता है, उन बैंडिट्स पर अटैक करता है और उन्हें नीचे मार गिराता है। कहते हैं चलो तुम सही टाइम पर वापस आए हो, अब जनरल की पोजीशन तुम्हें दोबारा मिलती है। वो खुश हो जाती है। अब पहली बार यहाँ पर जो है क्यूनिंज को पता चला था कि जो अभी तक ग्रैंडफादर बनकर आ रहे थे असल में वो मैजेस्टी है। शाओयान कहता है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और झेंगे पीछे से आता है, कहता है इन दोनों को तो मैं रास्ते से हटा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन पता चलता है कि प्रिंसेस ने ही झेंगे को पॉइजन दे दिया था और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था, मतलब उसकी मौत निश्चित थी। इधर अभी हम देखते हैं कि डे केयर आ जाता है कि जो क्यूनिंज और जो शाओयान है उन दोनों की शादी फिक्स की जाती है। दोनों चलकर आगे राज्य को भी संभालेंगे और जनरल की पोजीशन दोबारा मिल जाती है। तीनों बच्चे और पूरी फैमिली खुश हो जाती है। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग के ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।